हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आईफिल फार्मा में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स जो कि सिलेबस में है। और अस्थमा क्या होता है ये मैंने आपको पहली वाली वीडियो में पढ़ाया था, तो आप उसमें देख सकते हैं। नाउ व्हाट इज एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स? एंटी मीन्स अगेंस्ट, दैट इज जो ड्रग्स जो अस्थमा को प्रिवेंट करती है या फिर अस्थमा की कंडीशन को कम करने में हेल्पफुल है, उन्हें कहते हैं एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स। नाउ वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड ईच यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन शोज अ डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। हमारे पास ये हमारी क्लासिफिकेशन है, दैट इज 1 2 3 4 एंड 5। वी हैव 5 थिंग्स, वी हैव 5 टाइप्स ऑफ 5 सब पार्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ क्लासिफिकेशन जो है ना, इन सब का अलग एक मैकेनिज्म है। किसी भी चीज़ को ठीक करने के ना काफ़ी तरीके होते हैं, तो वैसे ही क्लासिफिकेशन है ना, जितनी भी टाइप की, जैसे ब्रोंकोडायलेटर्स हो गया, ल्यूकोट्राइन एंटेगोनिस्ट हो गया, तो ये ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो अस्थमा वाली कंडीशन है उसको कम करते हैं या फिर उसको थोड़ा बहुत सही करते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई करते कैसे हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कि भाई ब्रोंकोडायलेशन होता क्या है। ब्रोंकोडायलेशन आपको पता होना चाहिए कि अस्थमा वाली जो कंडीशन होती है ना, ठीक है, ये विंड पाइप है और ये हमारे लंग्स से ब्रोंक्यूल्स जुड़ी हुई है। अब ये देखो, ये हमारे लंग्स से हमारी ब्रोंक्यूल्स वगैरह ना ये जुड़ी हुई है, ब्रोंक्यूल्स वगैरह जो है अटैच्ड है। ये ट्रैकिया हो गई, ये ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकाई हो गई, और ये जो इनर वाली है ये है ब्रोंक्यूल्स। नाउ अब भाई अ, अगर मान मैं ना वही वाला एग्जांपल पहले वाला देता हूँ। ये बड़ी पाइप है, ये छोटी पाइप है। हमारी बॉडी को चाहिए भाई कि 10 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आने चाहिए। वैसे ऐसे चाहिए नहीं होते, मैं जैसे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। हमारी बॉडी को चाहिए भाई 10 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल चाहिए पर सेकंड में, 1 सेकंड के अंदर 10 मॉलिक्यूल आ जाने चाहिए। ठीक है, अब इस वाली पाइप से कितने आ रहे हैं? इस वाली पाइप से आ रहे हैं भाई 10 मॉलिक्यूल्स O2 के 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, और इस वाली पाइप से कितने आ रहे हैं? इस वाली पाइप से हमारे आप आ रहे हैं 8 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पर सेकंड के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे आ रहे हैं 8 O2 के मॉलिक्यूल, यहाँ पे आ रहे हैं 8 O2 के मॉलिक्यूल पर सेकंड के हिसाब से, यहाँ पे 10 O2 के मॉलिक्यूल्स। तो मतलब कि ये वाले जो डायलेटेड है, डायलेशन से पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्स्ट्रिक्शन होता है कि जब जो पाइप वगैरह वो कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर्म में, दैट इज कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, और डायलेशन का मतलब होता है कि जब वो डायलेटेड मतलब कि स्ट्रेच, वो अनस्ट्रेच्ड फॉर्म में, उसकी स्ट्रेच फॉर्म में है, तो हम उसे कहेंगे डायलेशन, एंड दैट इज कॉन्स्ट्रिक्शन। नाउ अब हमें ना हमने बोला कि ब्रोंको डायलेटर्स वो होते क्या है। तो ब्रोंको डायलेटर्स मीन जो ब्रोंकियोल है ना उसको डायलेट करने वाले। हमारी मान लो ब्रोंकियोल इतनी है, अब हमें इतनी करनी है जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है हमारे लंग्स के पास जा सके, उन्हें हम कहते हैं ब्रोंको डायलेटर्स। नाउ ब्रोंकोडायलेटर्स होते कितने टाइप्स के? देयर वाज 3 टाइप्स ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स, दैट इज बीटा 2 सिंपैथोमिमेटिक्स, मिथाइलजैंथिन्स, एंटीकोलिनर्जिक। मैं आपको सब बताऊंगा कि ये तीनों क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो डरने की बात नहीं है। नाउ ब्रोंकोडायलेटर्स हेल्प इन कीपिंग एयरवेज ओपन। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिखा है ना एयरवेज। एयरवेज कौन से एयरवेज? जहाँ से हवा आ रही है, एयर आने का वे, दैट इज एयरवे। तो एयरवे आने का जो वो है हमारे ट्रैकिया और ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। तो ये जो ब्रोंक्यूल्स है ना, ब्रोंक्यूल्स पे एक्ट करती है और उन्हें ओपन कर देती है, ज़्यादा ओपन कर देती है। बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर हमने ब्रोंकोडायलेटर्स को बांटा है। और कितने टाइप्स में बांटा हुआ है? 3 टाइप्स में। देखो, हम मानते हैं ना कभी कभार किसी क्लासिफिकेशन ल्यूकोट्राइन्स भी इसके अंदर ही होते हैं, बट अलग से भी अलग से भी लेकिन इसमें हम अलग से लेके चल रहे हैं। वैसे ब्रोंकोडायलेट जो ल्यूकोट्राइन होता है उसमें ना ब्रोंकोडायलेशन का ही फंक्शन होता है मेन। नाउ दैट इज बीटा 2 एंटागोनिस्ट, मस्करानिक एंटागोनिस्ट और मिथाइलजैंथिन्स। अब यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है बोथ इनहिबिट रेगुलेटरी इफेक्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, बीटा 2 और मस्करानिक। अब ना आपको पता होना चाहिए कि भाई ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है। ये थोड़ा डिराइव्ड लेयर्स है जो मैंने आपको लास्ट उसमें पढ़ाया था, तो आप यहाँ से थोड़ा और क्लियरली इसलिए क्लियरली देख सके, इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया था। नाउ व्हाट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम?
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है ना, वो हमारा एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो पार्ट कंसिस्ट करता है, एक आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक कंसिस्ट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपको पता होगा कि भाई कभी भी हमारे इमरजेंसी, जैसे कि कोई भी जानवर वगैरह पीछे भाग रहा है या फिर हम बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, तो उसमें हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। और जब हम रिलैक्स स्टेट में है कि भाई चलो कल तो कॉलेज नहीं जाना, रिलैक्स है, तो उस स्टेट में हम पैरासिम्पैथेटिक स्टेट में होते हैं। रेस्ट एंड डाइजेशन, फाइट एंड फ्लाइट। नाउ सिंपैथेटिक सिस्टम। अब भाई सबसे पहले ना एक नॉर्मल सी बात लेते हैं। मैंने आपको बोला कि एक है रेस्ट वाली स्टेज, ठीक है, एक रेस्ट वाली स्टेज है और एक है फाइट वाली स्टेज। इसमें क्या है, वर्क कम हो रहा है, इसमें क्या है, वर्क ज़्यादा हो रहा है। तो मुझे ऑक्सीजन कहाँ पे ज़्यादा चाहिए? ऑब्वियस ही बात है, इसमें सिंपैथेटिक सिस्टम जो है, सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर मुझे वर्क ज़्यादा हो रहा है, तो ऑक्सीजन भी इसके अंदर ज़्यादा चाहिए होगी। अब ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होगी तो हमारी बॉडी क्या करेगी? हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली ब्रोंकोडाइलेशन कर देगी कि भाई ब्रोंकियल्स को डायलेट कर दो, क्योंकि हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। और रेस्ट वाली स्टेज में है कि भाई हमें ऑक्सीजन इतनी चाहिए ही नहीं, तो हमारी बॉडी क्या करेगी? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगी, ठीक है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन की भाई ये जो इतना ओपन है ना एयरवे, इसको इतना कर दो। और यहाँ पे क्या है, इतना है ना, इसको इतना कर दो, क्योंकि हमें ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। तो वही है, सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करेगा? सिंपैथेटिक सिस्टम कब एक्टिव होता है? फ्लाइट और फाइट की कंडीशन में हमारा एक्टिव होता है। नाउ हमारी जब मान लो हमारे पीछे कोई जानवर भाग रहा है, या फिर हम बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, या फिर हम किसी भी चीज़ से घबराते हैं ना, तब ये एक्टिवेट होता है। मान लो ये एक्टिवेट होगा, लेकिन एक्टिवेट हुआ कैसे? हमारी बॉडी में ना नॉर एफिनेफ्रिन होता है, आपको पता है हार्मोन होता है, नॉर एफिनेफ्रिन रिलीज होता है। और वो कहाँ रिलीज होने के बाद कहाँ पे बाइंड करता है? वो बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा। मेडकेम 2 था, हाँ मेडकेम 2 था, पता नहीं मेडकेम 1 था, सॉरी मेडकेम 1 जो था, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, उसके 4 रिसेप्टर होते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, ठीक है। तो वही चीज़ है, नॉन एफिनेफ्रिन रिलीज हुआ और बीटा 2 पे जाके बाइंड करता है। बीटा 2 पे बाइंड करने के कारण क्या होता है? एड्रेनर्जिक रिसेप्टर स्मूथ मसल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है ना, जो कि हमारा लंग्स हो गया, ब्रोंकियल्स हो गया, उनके ऊपर बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं। तो क्या हुआ, हमारी फाइट और फ्लाइट की कंडीशन आई, मतलब कि कोई डर वर घबराहट की कंडीशन आई, तो हमारी बॉडी से नॉन एफिनेफ्रिन निकला। नॉर एपिनेफ्रिन निकलने से क्या हुआ, वो जाकर बाइंड करेगा किससे? बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। और ये रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब कि जहाँ जो लंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, ब्रोंक्यूल्स हो गया, ट्रैकिया वगैरह तो नहीं ज़्यादा, बट ब्रोंक्यूल्स में ज़्यादा होते हैं। नाउ एंड कॉज करते हैं रिलैक्स, और क्या करते हैं? इसको रिलैक्स लाने पे, मतलब कि एक रिलैक्स स्टेट में लाने के लिए ट्राई करते हैं। मतलब कि रिलैक्स यहाँ पे क्यों बोला गया, मैं आपको ये बताता हूँ। अब ये जो है ना, अब मान लो एक नॉर्मल ये साइज है पाइप का, अगर मैं इसको छोटा करना है तो ये होगा। अब यहाँ पे ये कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर्म में है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रखा है, ये नॉर्मल था, अब ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, ये वर्क कर रहा है इसको कॉन्स्ट्रिक्शन करने में। और ये है रिलैक्स फॉर्म, जहाँ पे कोई भी वर्क नहीं हो रहा है, ये है रिलैक्स फॉर्म। तो यहाँ पे ये लिखा है। और ये क्या करता है, जैसे ही वो बाइंड होते हैं, वो हमारे जो स्मूथ मसल्स हैं उनको रिलैक्स फॉर्म में ले आते हैं। इसके कारण क्या होता है, जो डायमीटर होता है, डायमीटर क्या होता है? ये सर्कल है और ये डायमीटर है, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि यहाँ पे ड्यू टू विच डायमीटर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन जो होती है वो ज्यादा मिल पाती है लंग्स को। तो डायमीटर ये है। अब डायमीटर, अब इसका डायमीटर कम है, इसका डायमीटर ज्यादा है, तो यही चीज बोली है कि यहाँ पर जब बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जाकर बाइंड करते हैं स्मूथ मसल्स से, तो स्मूथ मसल्स का जो डायमीटर होता है वो बढ़ जाता है। ज़्यादा डायमीटर बढ़ने से क्या होगा, ये वाली जो स्टेट है ये इसमें आ जाएगी, मतलब कि ये अब इतनी इतनी चौड़ी पाइप बन जाएगी। इसके कारण क्या होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन आ पाएगी लंग्स में। अगर ज़्यादा ऑक्सीजन आ पाएगी तो हमें वो ज़्यादा ऑक्सीजन आ पाएगी तो हमें ऐसा नहीं लगेगा, अब जो हमारी बॉडी है उसकी डिमांड जो ऑक्सीजन की वो फुलफिल हो जाएगी ज़्यादा ऑक्सीजन आने से। अब क्या हुआ भाई, अब क्या हो गया, रेस्ट की कंडीशन आ गई। अब हम फाइट और फ्लाइट जो घबराहट थी वो खत्म हो गई, अब हम रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट के टाइम पे क्या होगा, हमें ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें तो भाई बहुत कम ऑक्सीजन चाहिए, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़्यादा नीड ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या कहेगा कि भाई तुम ऐसा करो, एसिटाइलकोलिन को रिलीज करो, और वो जाके बाइंड करेगा M3 रिसेप्टर पे। ये मस्करानिक रिसेप्टर होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे प्रेजेंट होते हैं, और वहां पे क्या करेगा, ये स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन कर देगा।
कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि पहले इतनी इसकी जो डायमीटर था इतना बड़ा था, फिर ये इतना कर देगा कि भाई अब हमें ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं चाहिए। अब डायमीटर गिरने से क्या होगा, हमें ऑक्सीजन जो है कम मिलेगी, और कम ऑक्सीजन में ही भी हम सर्वाइव कर लेंगे, बिकॉज क्योंकि हम रेस्ट की स्टेट में, हमें रेस्ट चाहिए, हम भाग नहीं रहे, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन उतनी चाहिए नहीं, तो हम लेंगे क्यों। अब इन कंडीशंस लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, रेस्पिरेटरी एयरवेज बिकम नैरो। अस्थमा में क्या होता है और ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी एयरवेज है, जो ट्रैकिया, वो ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ये सब क्या होता है, नैरो हो जाती है और ऑब्स्ट्रक्ट करती है एयर फ्लो को। नैरो होने के कारण ऑक्सीजन कम आएगी, जिसके कारण क्या क्या हो सकता है, वीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट टाइटनेस, ये सब कंडीशन हो सकती है। नाउ देयर वाज अ अस्थमा एंड सीओपीडी। देखो थोड़ा डिफरेंस, मैं इसको पहले से डिफाइन करके इसलिए चल रहा हूँ बिकॉज ना काफ़ी कंफ्यूजन होती है कि भाई अस्थमा क्या है और सीओपीडी क्या है। अस्थमा में क्या होता है, नैरोइंग ऑफ एयरवेज, जो एयरवेज होते हैं, जो कि ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकाई होती है, वो नैरो हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एक काइंड ऑफ मसल स्पाज्म काइंड ऑफ क्रिएट हो जाता है। बात है कि भाई ये बताओ कि मसल स्पाज्म होता क्या है। अब मसल स्पाज्म क्या होता है, मसल स्पाज्म होता है इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। अस्थमा आया, अस्थमा हो गया किसी इंसान को, ठीक है, अस्थमा होने के कारण जो हमारी एयरवेज है, जो कि ब्रोंक्यूल्स है, वो क्या हो गई, इनवॉलेंटरी कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई। हमने तो नहीं करी ना जानबूझ के, तो इसलिए बोलते हैं हम इसको इनवॉलेंटरी कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई। कॉन्स्ट्रिक्ट होने के कारण क्या हुआ, और कॉन्स्ट्रिक्ट होने के कारण क्या हुआ, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई जो हमें चाहिए थी। और दूसरी बात क्या है, ये एक रिवर्सिबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रिवर्सिबल है। और सीओपीडी क्या है, सीओपीडी है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज, एंड इन सीओपीडी लाइक इन एम्फिसीमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, देयर इज अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डैमेज एंड दैट इज इरिवर्सिबल। और यहाँ पे ये चीज़ है, सीओपीडी ना इरिवर्सिबल होती है। अब ये होती क्यों है, लाइक किसी ने कोई केमिकल्स हो गए या फिर कोई भी चीज़ हो गई जो कि जाके उनके लंग्स को हार्म कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया, या फिर वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ हो गई जो कि ऑक्सीजन लेने में या फिर ट्रांसफर करने में या फिर एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम कॉज कर रही है। बट ड्यू टू इरिवर्सिबल डैमेज, यहाँ पे लिखा भी देखो, बट ड्यू टू इरिवर्सिबल डैमेज ब्रोंकियोडायलेटर्स नॉट प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल बट प्रिवेंट कंप्लीट क्लोजर ऑफ ल्यूमन एंड प्रोवाइड माइल्ड रिलीफ। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे ना डैमेज हो गया, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन या फिर यहाँ पे रिलैक्सेशन नहीं हुआ, यहाँ पे ना बॉडी को डैमेज हो गया। अब डैमेज के टाइम पे ना ब्रोंकोडायलेटर्स कोई फर्क ही नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पे कंडीशन ये नहीं है कि ये छोटी हो गई या फिर ये बड़ी हो गई, वहां पे कंडीशन है कि भाई ये डैमेज हो गई। अब डैमेज में ब्रोंकोडायलेटर्स क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा ज्यादा कुछ। तो यहाँ पे यही लिखा है कि ब्रोंकोडायलेटर्स है ना, वो कुछ ज्यादा रोल प्ले नहीं करते, यहाँ पे बस ये कर सकते हैं कि भाई डैमेज होने से, ये मान लो कि ये इस स्टेट में थी, अब ये डैमेज हो गई, डैमेज होने से क्या हुआ, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया, अब इसका ये नैरो हो गई ना, अब मान लो ये इतने साइज की हो गई, तो ब्रोंकोडायलेटर्स क्या करेगा भाई, इसको इस स्टेट में या फिर थोड़ी सी और बड़ी स्टेट में रखने की कोशिश करेगा। जरूरी नहीं है कि वो ठीक करेगा, बट कोशिश कर सकता है यहाँ पे ब्रोंकोडायलेटर्स फंक्शन। तो यहाँ पे जब हम अस्थमा पे आते हैं, अस्थमा में क्या था, अस्थमा में नैरो हो गए थे एयरवेज हमारे, और वो क्या है, रिवर्सिबल है, तभी तो हम दवाई ले रहे हैं ना, तभी तो हम ब्रोंकोडायलेटर्स ले पा रहे हैं, तब वो रिवर्सिबल है। अगर रिवर्सिबल नहीं होते तो ब्रोंकोडायलेटर्स कोई एक्शन ही शो नहीं करता। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बीटा टू एगोनिस्ट लेंगे। अब बीटा टू एगोनिस्ट कहा क्या है, सिंपैथो मिमेटिक है। अब सिंपैथेटिक सिस्टम क्या कर रहा था, ब्रोंको डायलेशन कर रहा था, ज्यादा वो जो डायमीटर है उसको इंक्रीज कर रहा था, तो ज्यादा ऑक्सीजन आएगी, तो हम बीटा टू एगोनिस्ट लेंगे, जो बीटा टू की तरह, बीटा टू जो है मतलब कि जो बीटा टू पे जाके एक्ट करे और उसको डायलेट करे ब्रोंक्यूल्स को। और मस्करानिक एंटागोनिस्ट हम क्यों लेंगे, मस्करानिक एंटागोनिस्ट इसलिए लेंगे क्योंकि मस्करानिक रिसेप्टर किसका है, पैरासिम्पैथेटिक का। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या कर रहा था, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा था, ब्रोंक्यूल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे एंटागोनिस्ट लिया कि भाई कॉन्स्ट्रिक्शन ना करे और हमारे जो ब्रोंक्यूल्स है वो रिलैक्स स्टेट में रहे। नाउ ये थोड़ी बहुत डिटेल्स अगर आपको ज़रूरी लगे कि भाई हमें पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। वैसे ना देखो वीडियोस थोड़ी बड़ी होती है और मैं मानता हूँ कि थोड़ा ना ज़्यादा डाटा कंसिस्ट होता है इन वीडियोस में, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होता है, मैं मानता हूँ, बट ना ये सब आपको जीपैट के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको पढ़ना है ना तो आप फास्ट फॉरवर्ड में और शॉर्ट में पढ़ सकते हैं। बट आपको अगर चाहिए कि भाई हमें डीप पढ़ना है तो आप काफ़ी क्लियरली यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ और आप इसको देख सकते हैं।
नाउ देयर वाज अ बीटा टू एगोनिस्ट, मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बता दिया कि बीटा टू एगोनिस्ट क्या करता है भाई। बीटा टू एगोनिस्ट किसका, सिंपैथेटिक और मिमेटिक है। अब सिंपैथेटिक और मिमेटिक क्या करता है भाई, ब्रोंको डायलेशन करता है और हमें वही चाहिए, तो तब हम क्या करेंगे, एगोनिस्ट दवाई इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें ब्रोंको डायलेशन करना है। और सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है, ब्रोंको डायलेशन करता है, इसलिए हमने एगोनिस्ट लिया। ये देखो थोड़ा ना मैकेनिक बताया तो हमने क्या किया, बीटा टू रिसेप्टर एगोनिस्ट लिया, प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ गैसेस फ्लोर इनहेलर्स। ये किस में होता है, जैसे हम बोलते हैं ना इनहेलर्स लेते हैं लोग अस्थमा के टाइम पे, तो ये इनहेलेशन मतलब कि गैसेस फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, बाइंड करता है बीटा टू रिसेप्टर, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, और बाइंड टू ब्रोंक्यूल्स ऑफ स्मूथ मसल्स। ब्रोंक्यूल्स जहाँ पे वो नैरो रहते हैं ना ब्रोंक्यूल्स, वहाँ पे जाके एक्ट करते हैं, और लंग्स पे एक्ट करते हैं, जो कि एक्टिवेट करते हैं एडिनाइल साइक्लेज। एक एंजाइम होता है ना एडिनाइल साइक्लेज, उसको एक्टिवेट कर देंगे। अब एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम एक्टिवेट होगा तो वो करेगा क्या, एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम जो है वो एक्टिवेट होगा। एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम का एक्टिवेट होने से क्या होगा, CAMP जो साइक्लिक अमाइनो मोनोफॉस्फेट होता है ना, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। अगर उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, रिलैक्सेशन स्टेट हमारी आ जाएगी ऑफ स्मूथ मसल्स और ब्रोंक्यूल्स। ये जो मेडिकेशन होती है ना फास्ट होती है, तो आपने देखा होगा जैसे किसी को अस्थमा अटैक हो गया फिर कुछ भी हो गया तो जल्दी से इनहेलर लेता है और जस्ट कुछ मिनट के अंदर वो नॉर्मल हो जाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि ये फास्ट होती है। फास्ट इसलिए भी होती है बिकॉज ये गैसियस फॉर्म में, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ये सब होने की वो नहीं होती, जस्ट इनहेल किया और जल्दी से वो जहाँ पे एक्ट करना चाहिए था वहाँ पे पहुंच गई। दिस मेडिकेशन इज क्विक सिम्टम रिलीफर, जैसे मैंने आपको बताया। बीटा टू एगोनिस्ट ऑल्सो स्टिमुलेट रिसेप्टर ऑन मासेस एंड डिक्रीज रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस लाइक ल्यूकोट्राइन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। जो बीटा टू एगोनिस्ट होते हैं ना, वो मास सेल्स पे भी करते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि मास सेल्स का क्या फंक्शन होता है, मास सेल्स क्या करते हैं, तो उनको भी डिप्रेस कर देते हैं, कम कर देते हैं, मतलब कि मास सेल्स की एक्टिविटी को सप्रेस कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ल्यूकोट्राइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स कम रिलीज होते हैं। नाउ हमारे पास दो तरह के बीटा एगोनिस्ट होते हैं, एक होता है SABA और एक होता है LABA, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट और लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। तो इसके कुछ एग्जांपल्स आप पढ़ सकते हैं और इफेक्ट बताइए। देखो शॉर्ट एक्टिंग का क्या मतलब है, शॉर्ट एक्टिंग मतलब कि थोड़ी सी देर में ज्यादा इफेक्ट, लॉन्ग एक्टिंग मतलब धीरे धीरे इफेक्ट करेगा और एक एडिक्वेट इफेक्ट होगा, ये नहीं एकदम से ज्यादा। तो ऑब्वियसली बात है भाई, अगर किसी को इमरजेंसी है तो वो कौन से लेगा, शॉर्ट एक्टिंग। अगर मान लो किसी का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो कौन से लेगा, लॉन्ग एक्टिंग। यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। यहाँ पे लिखा है कि ड्यू टू लॉन्ग एक्शन ऑफ LABA देयर प्रोलॉन्ग्ड यूज कैन कॉज एरिथमिक एंड लीड टू हार्ट फेलियर। अब भाई ये बोला क्यों है, अब लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट है भाई, ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट क्या करेंगे, सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट क्या होगा, एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, इसका इफेक्ट हमारे हार्ट पे भी होता है और हार्ट बीट्स क्या होगी, तेज हो जाएगी। अगर हार्ट की हार्ट बीट्स तेज हो जाएगी तो वो क्या कॉज कर सकता है, अगर हम इसको ज्यादा दिन तक यूज करेंगे तो एरिथमिया। एरिथमिया का मतलब क्या होता है, मैंने आपको वैसे पढ़ाया हुआ है, एरिथमिया का मतलब होता है कि जो हमारा हार्ट होता है ना वो एक रिदम में फ्लो नहीं, पंप नहीं करता, कभी ज्यादा कभी कम, इरेगुलर हो जाता है। नाउ देयर वाज अ मस्करानिक एंटागोनिस्ट। मस्करानिक एंटागोनिस्ट का मैंने आपको बता दिया, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक पार्ट, और ये पैरासिम्पैथेटिक होता है। पैरासिम्पैथेटिक हमारा क्या करता है, वो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। किसकी कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, ब्रोंको डायलेट, वो ब्रोंक्यूल्स जो होती है उनकी कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। तो यहाँ पे हम उसको कॉन्स्ट्रिक्शन करने नहीं देंगे, इसलिए हम क्या दे रहे हैं, एंटागोनिस्ट, उसको ब्लॉक कर देगा, जिसके कारण पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट नहीं होगा और हमारा ज्यादा से ज्यादा ब्रोंकोडायलेशन हो पाएगा। ये कुछ एग्जांपल है, आइपरट्रोपियम ब्रोमाइड, ये बहुत फेमस है एग्जांपल है, आइपरट्रोपियम ब्रोमाइड एंड डायट्रोपियम ब्रोमाइड, ठीक है। ये दोनों इसके एग्जांपल है। और ये मैं लिख रखा है शॉर्ट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग। देखो शॉर्ट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग का वही मतलब है कि भाई कंडीशन कैसी है, हमें उसको किस वे में देना है, राइट। अगर मान लो किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा अस्थमा की कंडीशन सीवियर हो गई, सीवियर अस्थमा हो गया, और आप उसको ना लॉन्ग एक्टिंग दे दो, तो भाई इतनी देर में तो उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो हमें उसमें शॉर्ट एक्टिंग प्रेफर करना होगा। अगर मान लो किसी को थोड़ा सा अस्थमा, मतलब थोड़े इतना ज्यादा सीवियर अस्थमा नहीं है बट काफी दिन तक रहता है, तो हम उसको लॉन्ग एक्टिंग वाली देते हैं। नाउ देयर वाज अ मिथाइलजेंथिन्स, ये एक इंपॉर्टेंट है मिथाइलजेंथिन्स, और इसका बहुत शॉर्ट में बता दूं आपको मिथाइलजेंथिन्स क्या होते हैं। belongs to this family of compound for asthma treatment we use theophylline 1,3-dimethyl-xanthine। इसलिए हमने क्या कहा इसको मिथाइल, बिकॉज ये किस, हम यहाँ पे आप जितने भी इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ोगे ना आप पढ़ना, उसके पीछे ना थियोफाइलिन लगा होता है। अब थियोफाइलिन क्यों लगा होता है, बिकॉज थियोफाइलिन का जो केमिकल कंपाउंड का नाम है वो है 1,3-डाइफिनाइल, उसका नाम है 1,3-डाइमेथाइल-xanthines।
राइट। अब 1,3-डाइमिथाइल जो है वो क्या कंसिस्ट करे, एक xanthine और एक मिथाइल, तो हम इसे क्या कहते हैं, मिथाइल, एंड दैट इज xanthine, दैट इज मिथाइल xanthines। ये क्या करते हैं, एंटर करते हैं हमारे स्मूथ मसल्स में। किसकी स्मूथ मसल्स में, रेस्पिरेटरी। अब भाई हमें सांस लेने में दिक्कत हो तो रेस्पिरेटरी में जाएंगे ना, स्टमक में तो जाएंगे नहीं। मतलब ऐसे जा सकते हैं बट हमें चाहिए कहाँ पर इफेक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चाहिए। और ये क्या करते हैं, वहां पे इनिबिट कर देते हैं फोस्फोडाइस्ट्रेज, और ये इनिबिट कर देते हैं फोस्फोडाइस्ट्रेज और पीडीई को। इससे क्या होगा, इसको इनिबिट करने से क्या होता है, हमारा जो CAMP है ना, ये जो CAMP है ये ज्यादा बनता है। अगर मान लो पीडीई है, नॉर्मल पीडीई क्या करेगा, वो CAMP को ना 5-AMP में कन्वर्ट कर देगा, जिसके कारण हमारा CAMP कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। बट अब हमने क्या किया, हमने इसको ब्लॉक कर दिया। अब ब्लॉक करने से क्या होगा, पीडी को ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा, CAMP कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी। और जैसे हमने पीछे पढ़ा था, अगर CAMP कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी ना, अगर CAMP कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो वो क्या करेगा, स्मूथ मसल को रिलैक्स करेगा और उसके जो वो ब्रोंकोडायलेशन हमारा कर देगा। देखो भाई, इसके बाद ना हम यहाँ पे लिखा है थियोफाइलिन आल्सो यूज इन COPD एज ब्रोंकोडायलेटर्स। ऑब्वियस सी बात है भाई, ब्रोंकोडायलेटर का एक्शन शो होता है थियोफाइलिन से, तो वो कहीं भी यूज कर सकता है, वो COPD का केस हो या चाहे वो अस्थमा का केस हो। ना यहाँ पे लिखा है थियोफाइलिन आल्सो ब्लॉक्स एडिनोसाइन। यहाँ पे बोला कि ये जो है ना एडिनोसाइन को भी ब्लॉक कर देती है थियोफाइलिन। तो इसका फायदा क्या हुआ, बिकॉज थियोफाइलिन जो होती है, एडिनोसाइन जो होता है ना, वो क्या करता है, ड्यू न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज इंक्रीज स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे आप साफ साफ देखोगे ना तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन लिखा है भाई। तो एडिनोसाइन को भी ब्लॉक कर देती है थियोफाइलिन, जिसकी वजह से ना ये बाकी मेडिकेशन के कंपेयर एक थोड़ा एक्स्ट्रा एज मिल जाता है कि भाई हाँ चलो ये थोड़ा ना और एक्स्ट्रा बेनिफिशियल है, बिकॉज ये एडिनोसाइन को भी ब्लॉक करेगी तो थोड़ा बहुत ज्यादा ही एक्शन शो करेगी। नाउ ये सब आप देख लो यहाँ पे। अगर आपको सच इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऑल्दो आपको, अगर आप मेंशन भी नहीं करोगे ना EQ2 के एग्जाम में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपसे वहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही पूछा जाता है मेन। नाउ ल्यूकोट्राइंस क्या होते हैं, देखो ल्यूकोट्राइंस का ना मेन जो लिंकेज है, वो सारी लिंकेज ना अस्थमा वाले टॉपिक्स है जो मैंने आपको समझाया था। वो मैंने समझाया भी इसलिए था कि भाई लास्ट में अगर कोई भी, मैंने आपको बोला भी था कि अगर क्लासिफिकेशन वगैरह आएगी ना तो आप इजीली समझ लोगे। देखो जैसे स्मोक पार्टिकल्स आए, ठीक है, बाहर धुआं वगैरह है या फिर धूल उड़ रही है, स्मोक पार्टिकल्स आए और वो किसने ले लिया, डेंड्रेटिक सेल्स से। डेंड्रेटिक सेल्स किसके में थे, बॉडी के। वो धुआं जो है वो अंदर गया, अंदर जाने के बाद डेंड्रेटिक सेल्स ने उस स्मोक पार्टिकल्स को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद वो किसके पास लेके गया, TS2 सेल्स को, कि भाई यहाँ पे ना ये पार्टिकल्स पकड़े गए, आप देख लो। TS2 सेल्स क्या करेंगे, वो साइटोकाइंस प्रोड्यूस करेंगे। साइटोकाइंस कौन से होते हैं, IL-4 IL-5 इंट्राल्यूकिन्स, इन्हें हम साइटोकाइंस कहते हैं। नाउ इंट्राल्यूकिन्स जो होंगे ना IL-4, वो क्या, IL-4 और IL-5 दो चीज रिलीज करी थी किसने, साइटोकाइन ने। अब IL-4 क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा IgE एंटीबॉडीज B सेल्स को, कहके B सेल को इनिशिएट करेगा और IgE एंटीबॉडीज फॉर्म करेगा। ये जो IgE एंटीबॉडीज है ना, ये बाइंड करेगी FcER1 रिसेप्टर। ये FcER1 रिसेप्टर किसका रिसेप्टर है, मास सेल्स के ऊपर रिसेप्टर होते हैं, ऐसे वहां पे जाके IgE एंटीबॉडी बाइंड कर देगी टू एक्टिवेट दैम मास सेल्स बाय यूजिंग mast cells to activate them, mast cell by using enzyme phospholipase A2। अब क्या होगा, mast cells को IgE एंटीबॉडीज ने एक्टिवेट कर दिया। नाउ ये क्या होगा, mast cells जो होंगे ना, ये एंजाइम को यूज करेंगे जिसका नाम होता है फोस्फोलाइपेज A2। फोस्फोलाइपेज A2 क्या करेगा, जो मेम्ब्रेन में फोस्फोलिपिड है ना, उनको रिमूव करवाना शुरू करेगा। अब फोस्फोलिपिड रिमूव हुए क्यों, बिकॉज इसको चाहिए था कार्बन और फैटी एसिड्स, ठीक है। कार्बन सोर्स ही, फैटी एसिड क्या होती है, कार्बन हाइड्रोजन सोर्स होती है ना, तो वहां से हमारे पास क्या मिलेगा, एरेकिडोनिक एसिड। एरेकिडोनिक एसिड वो होगा, इसको मेटाबोलाइज जो होता है ना, वो दो फॉर्म्स में होता है। अब क्या हुआ, सबसे दोबारा शॉर्ट में बताता हूँ। साइटोकाइंस रिलीज हुए, साइटोकाइंस कौन से IL-4 और IL-5। IL-4 ने क्या किया, IgE एंटीबॉडीज बनवाई। IgE एंटीबॉडीज क्या गई, मास्ट सेल्स के पास गई और उनके साथ अटैच हो गई, जिसके कारण क्या हुआ, मास्ट सेल्स एक्टिवेट हो गए। मास्ट सेल्स ने क्या रिलीज किया, फोस्फोलाइपेज A2 एंजाइम रिलीज किया। फोस्फोलाइपेज A2 ने क्या किया, सेल्स के पास गया और उनसे फोस्फोलिपिड लेना शुरू कर दिया। फोस्फोलिपिड से क्या बना, एरेकिडोनिक एसिड बना। एरेकिडोनिक एसिड क्या होता है, दो टाइप से मेटाबोलाइज होता है। एक होता है 5-लाइपोऑक्सीजनेज और एक होता है साइक्लोऑक्सीजनेज। ये दो एंजाइम होते हैं जो एरेकिडोनिक एसिड पे एक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइंस, ठीक है। लाइपोऑक्सीजनेज अगर लॉक्स एक्ट करेगा एरेकिडोनिक एसिड पर, ल्यूकोट्राइंस, अगर कॉक्स एक्ट करेगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस दिखाते हैं। इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस क्या है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन।
ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाना और हाइपर सेंसिटिविटी हो जाना बॉडी के अंदर, तो ये दोनों इस चीज को शो करते हैं। अब और IL-5 क्या करेगा, IL-5 करेगा एक्टिवेट कर देगा किसको, इओसिनोफिल्स को, किसको, इओसिनोफिल्स को। इओसिनोफिल्स क्या करेगी, इम्यून रिस्पॉन्स को इंक्रीज कर देगी और वहां से क्या रिलीज होंगे, साइटोकाइन्स और ल्यूकोट्राइन्स। अब हम क्या ले रहे हैं भाई, हम तो ल्यूकोट्राइन्स इनहिबिटर्स ले रहे हैं। ये क्या होता है, ये जो इनहिबिटर्स होते हैं ल्यूकोट्राइन्स बाइंड टू ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर्स ऑन ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। एक बारी आपको स्टार्टिंग से तो शुरू में दिखाता हूं। ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट थे, ठीक है। तो ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट बाइंड करते हैं ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर से ऑन ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स एंड कॉज देम टू कॉन्ट्रैक्ट। और क्या करेंगे, एंटागोनिस्ट नहीं होगा यहाँ पे, ल्यूकोट्राइन्स क्या करते हैं, बाइंड करते हैं ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर से और उसके कारण क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। ऑल्सो बाइंड टू रिसेप्टर ऑन म्यूकस ग्लैंड टू इंक्रीज म्यूकस सिक्रीशन। सिमिलरली प्रोस्टाग्लैंडिन बाइंड टू रिसेप्टर ऑन स्मूथ मसल्स एंड म्यूकस ग्लैंड शो सिमिलर इफेक्ट। आप ना यहाँ पे जो प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन है याद करना, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करती है, म्यूकस की सिक्रीशन को इंक्रीज कर देती है। कहाँ पे इंक्रीज करती है, स्टमक के अंदर इंक्रीज कर देती है। तो आप देखना एंटी अल्सर ड्रग्स पढ़ोगे ना, वहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन का थोड़ा यूज होता है। तो यहाँ पे ये म्यूकस ग्लैंड कहाँ पे रिलीज, म्यूकस ग्लैंड कहाँ पे एक्टिवेट करी है, एक तो ब्रोंकियोल्स में कर रही है थोड़ी बहुत ही, और बाकी दूसरे पार्ट्स में कर रही है। तो यहाँ पे ना ल्यूकोट्राइन्स क्या होगा, ल्यूकोट्राइन्स अपने रिसेप्टर पे ऐड करें, अटैच होंगे और क्या करेंगे, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर देंगे। नाउ अब हमें ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को हटाना है, तो हम क्या लेंगे, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, जो इस एक्शन को बंद कर देंगे। दे ऑल्सो इंक्रीज वेस्कुलर परमिबिलिटी इन एयरवेज एंड अट्रैक्ट मोर इम्यून सेल्स टू द एरिया। देखो जैसे ल्यूकोट्राइन्स आए, ल्यूकोट्राइन्स ने कहाँ पे, वहां पे उसके पास आए, लंग्स के पास आए, लंग्स के पास ल्यूकोट्राइन्स आए तो अपने रिसेप्टर से बाइंड करे। अब रिसेप्टर से जब वो बाइंड करे ना, तो उसने क्या एक्शन किया, एक तो सबसे पहले म्यूकस ग्लैंड को एक्टिवेट कर दिया, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर दिया, और तीसरी चीज ये भी करी कि उसने वहां की जो परमिबिलिटी थी ना, वहां की जो सेल्स की परमिबिलिटी थी उनको इंक्रीज कर दिया, जिसके कारण जो बड़े सेल्स होते हैं, WBC के जो बड़े सेल्स होते हैं, वो भी ज्यादा से ज्यादा उस एरिया पे आ पाए। तो यहाँ पे देख लो, इन्फ्लामेशन हो गया, ब्रोंकोस्पाज्म हो गया, तो क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया एयरवेज में, इन्फ्लामेशन होने के कारण कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, कॉन्स्ट्रिक्शन और ब्रोंकोस्पाज्म हो गया, मतलब थोड़े बहुत फ्लूइड पार्टिकल्स या फिर फ्लूइड एक्यूमुलेशन कह लो, जिस कारण एक ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। नाउ ल्यूकोट्राइन्स मॉडिफाइंग एजेंट या फिर ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट क्या करेंगे, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्या करेंगे, ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट रिसेप्टर्स को हम कहते हैं सिस्टिनाइल ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी कहते हैं। अगर रिसेप्टर ही ब्लॉक कर देंगे ल्यूकोट्राइन का, तो ल्यूकोट्राइन आके बाइंड नहीं कर पाएगा। अगर ल्यूकोट्राइन आके बाइंड ही नहीं कर पाएगा, तो इससे हमें क्या पता लगा कि भाई ल्यूकोट्राइन आके बाइंड ही नहीं कर पाएगा, तो ल्यूकोट्राइन अपना जो एक्शन है वो शो नहीं कर पाएगा। किस लिए शो नहीं कर पाएगा, बिकॉज ल्यूकोट्राइन का एक्शन क्या था, इन्फ्लामेशन और ब्रोंकोस्पाज्म। ब्रोंकोस्पाज्म और इन्फ्लामेशन क्यों नहीं कर पाया, बिकॉज ल्यूकोट्राइन के जो रिसेप्टर वो पहले से ब्लॉक कर दिए। किसने ब्लॉक कर दिए, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ने, राइट। और दूसरा होता है ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस इनहिबिटर, की एक तो ल्यूकोट्राइन के रिसेप्टर को बंद कर दो जहां पे वो बाइंड कर रहा है, या तो दूसरा ल्यूकोट्राइन के सिंथेसिस को बंद कर दो। अगर ल्यूकोट्राइन के सिंथेसिस को बंद करना है तो कहां पे बंद करोगे, यहां पे बंद करोगे ना, क्योंकि लॉक्स, अगर एरेकिडोनिक एसिड पे लॉक्स एक्ट कर रहा है तो वो ल्यूकोट्राइन्स बना रहा है। तो वैसे ही ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस इनहिबिटर जो है, लॉक्स जो है वो एक्ट करेगा, वो जो लॉक्स है, लॉक्स पे क्या करेंगे, ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस इनहिबिटर एक्ट करेंगे और इसको ब्लॉक कर देंगे। इसको ब्लॉक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा ल्यूकोट्राइन्स बनेगा नहीं। अगर ल्यूकोट्राइन्स ही नहीं बनेगा तो वो एक्शन ही शो नहीं कर पाएगा। ये जितनी भी चीजें मैं इसका नोट्स अपलोड कर दूंगा, आप उस पर देख लेना। बाकी मतलब ऐसे चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल मैंने मेंशन करी है जिससे आप थोड़ा सा ना और बेनिफिट मिल सके चीजों का। नाउ वी हैव 3 वेज टू कंट्रोल द अस्थमा। हम ना अस्थमा को 3 तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। या तो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर जैसे ल्यूकोट्राइन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ना, उनके सिंथेसिस को कम कर दो, या कि उनके रिसेप्टर्स है ना उनको ब्लॉक कर दो, ठीक है, उनके रिलीज को बंद कर दो, या उनके जहां पे वो बन रहे हैं ना उस बनने को बंद कर दो, या जहां से वो रिलीज हो रहे हैं उसके रिलीज को बंद कर दो, या फिर जो मास सेल्स है उनको प्रिवेंट कर दो एक्टिवेट होने से, बिकॉज वो अगर एक्टिवेट होगा तो ल्यूकोट्राइन्स, हिस्टामिन्स ये सब रिलीज करेगा। नाउ मोस्ट कॉमन वे टू स्टॉप सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ ल्यूकोट्राइन्स एंड द प्रोस्टाग्लैंडिन इज टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। आपको पता होगा क्लासिफिकेशन में एक और चीज है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो सबसे कॉमन जो मेथड होता है ना कि अगर हमें ल्यूकोट्राइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन को बंद करना है तो हम यूज करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। नाउ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मेडिकेशन इज सिंथेटिक वर्जन ऑफ ग्लूकोस कॉर्टिकॉइड
Cortisol is a stress hormone. Corticosteroid medication is synthetic version of the glucocorticoid. अब भाई हम किसी इंसान की बॉडी से तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स निकालेंगे नहीं, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या है, वो एक सिंथेटिक फॉर्म है किसकी, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। ना कॉर्टिसोल क्या है, कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन रिलीज फ्रॉम द एड्रेनल कॉर्टेक्स। ना कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पास इम्यून सेल मेम्ब्रेन बिकॉज दे आर लिपोफिलिक। सबसे पहली बात है भाई स्टेरॉइड्स है, ऑब्वियस सी बात है, लिपोफिलिक तो होंगे। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पास इम्यून सेल मेम्ब्रेन बिकॉज दे आर लिपोफिलिक एंड इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनिन्स। हमें पता है कि जो हमारे साइटोकाइनिन्स है ये कौन बना रहा है, ये हमारे इम्यून सेल्स बना रहे हैं, मास्ट सेल्स वगैरह, बी सेल्स वगैरह, ये हमारे इम्यून सेल्स बना रहे हैं। तो इम्यून सेल्स को ब्लॉक करने के लिए भी हमें कोई चाहिए, तो ब्लॉक कैसे होगा, ब्लॉक होगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है भाई, चलो मैं मान लिया कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, बट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो ये सेल है हमारा इम्यून सेल, ये हमारे अंदर बना रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, ये सब बना रहा है। अब मान लो मुझे इन चीजों को ब्लॉक करना है कि भाई इनको ब्लॉक कर दूं, लेकिन इनको ब्लॉक तो अंदर जाके करना पड़ेगा ना। इनके अंदर कौन जा सकता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। क्यों जा सकता है, बिकॉज वो लिपोफिलिक है, और हमारी मेम्ब्रेन किसकी होती है, लिपिड्स की बनी होती है, तो लिपोफिलिक है, तो ये जल्दी से पास होगा अंदर, और अंदर पास होने के बाद इसको क्या करेगा, बंद कर देगा, मतलब इसकी जो प्रोडक्शन होगी उसको बंद कर देगा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड पास करेंगे इम्यून सेल की मेम्ब्रेन से और इनहिबिट कर देंगे सिंथेसिस ऑफ इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस। इन मासेल्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो इंक्रीज कर देते हैं प्रोडक्शन ऑफ एनेक्सिन 1 प्रोटीन। ये एनेक्सिन 1 प्रोटीन है क्या, एनेक्सिन 1 प्रोटीन जो है ये इनहिबिट करता है फोस्फोलाइपेज A2 को। ठीक है, एनेक्सिन प्रोटीन क्या है, ये इनहिबिट करता है फोस्फोलाइपेज A2 को। अगर फोस्फोलाइपेज A2 इनहिबिट हो गया तो क्या जो सेल मेम्ब्रेन है उससे फोस्फोलिपिड ले पाएगा, सेल वो फोस्फोलिपिड ले पाएगा, फोस्फोलाइपेज हमारा मास्ट सेल्स नहीं ले पाएगा। और अगर फोस्फोलिपिड एराकिडोनिक एसिड नहीं आ पाएगा, अगर एराकिडोनिक एसिड ही नहीं आ पाएगा, देखो अगर एराकिडोनिक एसिड ही नहीं आ पाएगा तो हमारा साइक्लोऑक्सीजनेज और लॉक्स फॉर्म ही नहीं हो पाएगा। अगर यही फॉर्म एराकिडोनिक नहीं आ पाएगा तो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स बन ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या हुआ, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अंदर गए किसके, इम्यून सेल्स के अंदर जाके वो क्या करते हैं, एनेक्सिन 1 प्रोटीन जो होता है उसकी सिंथेसिस को बढ़ा देते हैं। उसकी सिंथेसिस बढ़ाने से क्या हुआ, वहां पे फोस्फोलाइपेज A2 है जो है वो इनहिबिट हो गया। इसके इनहिबिट होने से क्या हुआ, एराकिडोनिक एसिड जो है वो नहीं मिल पाया। एराकिडोनिक एसिड नहीं मिल पाया तो ल्यूकोट्राइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन ऑब्वियसली बात है वो मिल ही नहीं पाएंगे हमें। तो ये सारा का सारा प्रोसेस क्या था, इनके सिंथेसिस को ही ब्लॉक करने का। Corticosteroids also downregulate the enzyme COX-2 due to which prostaglandin produce decrease and they inhibit the proliferation of TH2 cells। अब देखो भाई कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ना COX-2 क्या था, एक एंजाइम था जो क्या कर रहा था, हेल्प कर रहा था प्रोस्टाग्लैंडिन बनाने में हेल्प कर रहा था। तो COX-2 इसको भी इनहिबिट करता है, जिसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन भी नहीं बन पाता और हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन जो होता है वो कम होता है। नाउ देयर वाज 2 टाइप्स ऑफ थेरेपी, देयर वाज इनहेल थेरेपी एंड सिस्टमिक थेरेपी। इनहेल थेरेपी है भाई, आपको पता होना चाहिए कि भाई सीधा हम अपने नोज के थ्रू या फिर माउथ के थ्रू उसको इनहेल करते हैं। सिस्टमिक क्या है, हमारे ब्लड के अंदर वो जाती है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ऐसा इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, छोटा बहुत शॉर्ट में लिखो चल जाएगा। नाउ देयर वाज अ मास्ट सेल स्टेबलाइजर। सबसे ज्यादा करता धरता कौन था, मास्ट सेल्स था। मास्ट सेल अपना नॉर्मल बैठा हुआ था, लेकिन बाहर से स्मोक पार्टिकल्स आए और वहां उन्होंने इंटरल्यूकिन को एक्टिवेट किया। इंटरल्यूकिन ने क्या किया, आईजी एंटीबॉडीज बनाई। आईजी एंटीबॉडी जाके मास्ट सेल्स पे चिपक गई। अब मास्ट सेल्स भाई उन चीज के एक्टिवेशन से बेकार हो गए, मतलब कि अनस्टेबल हो गए। अब हमने क्या किया भाई, मास्ट सेल को हमें स्टेबलाइज करना है, जिसके कारण वो जितने भी रिलीज वगैरह ना, जितनी वो चीजें रिलीज कर रहे हैं उसको रिलीज ना करें। तो इनहिबिट रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन फ्रॉम द मास्ट सेल्स, बिकॉज मास्ट सेल्स ही क्या कर रहे थे, प्रोस्टाग्लैंडिन बना रहे थे और ल्यूकोट्राइन्स बना रहे थे। अगर हम मास्ट सेल्स को स्टेबलाइज कर देंगे, अब यहाँ पे स्टेबलाइज का मतलब समझो, ये नॉर्मल सेल है, ठीक है, ये स्टेबलाइज फॉर्म है। यहाँ पे ये ना कुछ बना रहा ना कुछ ले रहा, लेकिन यहाँ पे अनस्टेबल हो गया। अब ये कुछ बनाएगा भी और कुछ लेगा भी। तो हमें इसको स्टेबल करना है कि भाई ये वाला जो प्रोसेस है ये हो ही ना कुछ ले ना कुछ बनाए। तो इसके लिए हम मास्ट सेल स्टेबलाइजर यूज करते हैं। 2 है हमारे पास, निडोक्रोमिन और क्रोमोलाइन। और भी एग्जाम्पल हो सकता है, बट ये दोनों मैंने यहाँ पे कंसीडर करे हैं। और ये क्या करता है, एक्ट करता है लोकली एंड स्टेबलाइज करता है मास्ट सेल्स को एंड प्रिवेंट करता है रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स। इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स कौन है, ल्यूकोट्राइन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, राइट। नाउ देयर वाज एंटी आईजी एंटीबॉडी। एंटी आईजी एंटीबॉडी, एंटी मीन्स
अगेंस्ट आईजी एंटीबॉडी के जो अगेंस्ट होगा वो उसे एंटी आईजी एंटीबॉडी कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है ओमालीजुमाब। ठीक है, ओमालीजुमाब सब क्यूटिनियसली हम इंजेक्शन लेते हैं इसका। बाइंड टू आईजी एंटीबॉडी इन द ब्लड स्ट्रीम, ये क्या करता है, आईजी एंटीबॉडी जो होती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, जो ब्लड में आईजी एंटीबॉडी फ्लो कर रही होती है, जो कि जाके मास्ट सेल से बाइंड करने वाली होती है, उसको ब्लॉक कर देता है। ड्यू टू विच आईजी कैन नॉट स्टिमुलेट एफसीईआर1 रिसेप्टर, जो मैंने आपको पहले बताया कि एफसीईआर1 रिसेप्टर कहाँ होता है, मास्ट सेल्स के ऊपर होता है, उसको ब्लॉक कर देते हैं। दैट फर्दर डिक्रीज, जो क्या करता है, फर्दर डिक्रीज करता है एक्टिवेशन, किसके एक्टिवेशन को, मास्ट सेल्स के एक्टिवेशन को। दैट रिड्यूस सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स। ये नहीं होगा, एफसी मास्ट सेल्स एक्टिवेट ही नहीं होगा तो हमारा इन्फ्लेमेशन होगा, नहीं होगा, बिकॉज प्रोस्टाग्लैंडिन ल्यूकोट्राइन्स फॉर्म ही नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में या फिर कहो थोड़ा डिटेल में बताया। डिटेल में मैंने आपको एंटी एस्थेटिक ड्रग्स वगैरह सब कुछ समझा दी गई है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम कह रहा हूँ, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे या फिर टेलीग्राम पे भी। थैंक यू। आईफिल फार्मा में आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हमें कुछ चेंजेस करने चाहिए या फिर हमें कुछ नई चीज़ लेके आनी चाहिए, तो ज़रूर आप ग्रुप के कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, हम उस चीज़ को इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।